नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो सीटीईटी की एग्जाम आपकी ऑनलाइन चल रही है, जो 28 दिसंबर से शुरू हुई थी और आज है 24 तारीख। 28 दिसंबर से 24 तारीख तक जितनी भी आपकी एग्जाम हुई है फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे के सारे पर्यावरण और बाल विकास के प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि 28 तारीख को हुई थी आपकी, 29 को, फिर 9 को, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 23 जनवरी को हुई थी ना, जनवरी लिखा हुआ है, 23 जनवरी को और 24 जनवरी को, है ना। ये जो एग्जामें हुई थी, इसमें जो पर्यावरण और बाल विकास में प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित हम बात करेंगे। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। 130 प्रश्न यहाँ पर टोटल रखे गए हैं, जिसमें पर्यावरण और सिर्फ बाल विकास के प्रश्न हैं। तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को आप देख लेंगे। तो यहाँ पर स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए पर्यावरण और बाल विकास में, वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पर हमारे ऐप्स की बात करें तो ये मोनो देखकर ही डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। ई बुक में जाकर, फ्री पीडीएफ में जाकर ये सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यदि आप 49 रुपये खर्चे कर सकते हैं तो 2 पीडीएफ हमने यहाँ पर अपलोड की है, जिसमें ईवीएस की जो रामबाण पीडीएफ है, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें जो थ्योरी दी हुई है एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में 6 और 7 का यहाँ पर हमने साइंस भी इसमें रखा है, वो भी चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। साथ में 2011 से लगाकर 2021-22 तक जो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम हुई है वो सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा यदि कोई दिक्कत आ रही है तो, या फिर हम एक नंबर दे देंगे आपको, उससे भी आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न है, बोरा एक सामान्य किस्म है। जो बोरा है वो एक सामान्य किस्म है, किसकी है? गेहूं की है, फल की है, चावल की या फिर फूल की है? तो बोरा के बारे में आपको पता होगा, ये पूछा गया था, है ना। तो ये यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट कि कौन सी तारीख को पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था क्योंकि सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर मिक्स किए हुए हैं। तो बोरा एक सामान्य किस्म है, किसकी है? चावल की, है ना। चिपचिपे चावल जो कि असम में पाए जाते हैं, आपने देखा हो तो यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर चावल होगा। और बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है जो कि प्रतिऑक्सीकारक से भरपूर होता है। ये किससे भरपूर होता है? तो प्रतिऑक्सीकारक से भरपूर होता है। और बोरा चावल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में कहां पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। पूछा जाता है कि जो बोरा चावल है ये कहां पर पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए असम में पाया जाता है। साथ में असम में बोरा चावल का पारंपरिक महत्व भी है। देखिए बिहू के बारे में भी पूछा जाता है। बिहू नृत्य काफी प्रचलित है। ये कहाँ का है? तो ये भी असम का है। ये मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। जो चावल होता है ना, ये फसल वाला त्योहार होता है। और बोरा चावल को दोई, गुड़ और अन्य चीजों के साथ परोसा जाता है, इसके साथ इसको खाया जाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली से मुंबई आने के लिए किस किस राज्य से होकर आना पड़ेगा? दिल्ली से मुंबई के बीच में जितने भी राज्य हैं उनके बारे में पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने थे, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली से मुंबई के बीच में आने वाले राज्यों के बारे में पूछा गया था, तो वो आपके होंगे गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। टोटल 5 राज्य पड़ते हैं आपके। 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके? वो आपका हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है ना। आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला विकल्प है आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं जो कि आपके दिल्ली से मुंबई के बीच में आते हैं ना। तो 5 राज्यों में से कौन से भी राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दे दिया था, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न था उष्णकटिबंधीय वर्षावन से, कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला राज्य पूछा गया था कि कौन सा राज्य है? क्या गुजरात है वो, क्या असम है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? असम होगा। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला राज्य है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे उत्तम प्रकार के जो वर्षावन पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर? क्षेत्र पूछे तो आपका पूर्वोत्तर होगा। साथ में यदि राज्य पूछे तो असम है। असम के साथ साथ नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? असम होगा। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछा गया था। देखिए हर प्रश्न का डिटेल भी आपको बता रहे हैं। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था?
और किसके द्वारा किया गया था, है ना? तो 4 नवंबर 2012, 16 जनवरी 2010, 2 अक्टूबर 2014 या फिर 22 अप्रैल 2020। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछा गया था। सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया था। ये हमारे जो महात्मा गांधी जी है उनकी याद में उनका 2 अक्टूबर को क्या है, जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वर्तमान में जो हमारे अभी प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अभियान है और जितने भी आंदोलन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। साथ में देखिए आपसे विश्नोई आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है कि विश्नोई आंदोलन का यदि वर्ष पूछे तो यह 1700 के दशक का है विश्नोई आंदोलन। यदि स्थान पूछे कि विश्नोई आंदोलन कहाँ हुआ था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी, है ना? नेतृत्व या फिर नेता के बारे में पूछे तो आपका अमृता देवी बिश्नोई है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट है, जितने भी आंदोलन है वो सभी एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर बिश्नोई आंदोलन के बाद चिपको आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी और कहां हुई थी? तो चिपको आंदोलन के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में हुई थी। कहां पर हुई थी? सबसे ज्यादा उत्तराखंड के चमोली जिले आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के मंडल में हुई थी। कहां पर? चमोली जिले के मंडल में हुई थी। उसको यदि वर्ष आंदोलन पूछे, जैसा कि हमने आपको बताया 1973 है, इसका स्थान अभी हमने आपको बताया उत्तराखंड है। नेता के बारे में काफी पूछा जाता है, जो जिसके द्वारा नेतृत्व किया गया था चिपको आंदोलन का, तो आपके वो चंडी प्रसाद भट्ट है, वो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना? और भी बहुत सारे थे जो इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो दो ही हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे एपीको आंदोलन के बारे में। देखिए एपीको आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एपीको आंदोलन का जो वर्ष है वो क्या है, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1973 में हुई थी। कहां से हुई थी? कर्नाटक से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पांडुरंगा हेगड़े के, है ना? इसका नेतृत्व या फिर नेता कौन थे? पांडुरंगा हेगड़े। यदि पूछा जाता है कि पांडुरंगा हेगड़े किससे संबंधित है, तो ये एपीको आंदोलन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 को हुई थी। कहां से हुई थी? कर्नाटक से हुई थी, है ना? छोटी छोटी बातें काफी इंपोर्टेंट है और आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। जंगल बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है ये कहां से हुई थी और कब हुई थी? तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी? तो ये बिहार से हुई थी, है ना? चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सभी जो यहाँ पर आंदोलन है वो इंपोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो ये 1985 को हुई थी। इसका स्थान यदि पूछे कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये इसकी शुरुआत गुजरात से भी हुई थी, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तीनों राज्यों में से यदि एक राज्य दे तो आपका याद होना चाहिए, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेघा पाटकर थे। पूछा जाता है कि मेघा पाटकर किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। जंगल बचाओ आंदोलन की हम बात करें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, है ना? तो उसमें शायद स्थान तो बता दिया था, नेता के बारे में नहीं बताया था, है ना? तो आंदोलन वर्ष क्या है इसका? 1982 है। जंगल बचाओ आंदोलन का स्थान क्या है? तो बिहार का सिंहभूम जिला, है ना? पहले बिहार में था, अब कहां पर है? झारखंड में है ना? जब आंदोलन हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, जब ये कहां पर था, किस राज्य में था? सिंहभूम जिला, तो ये बिहार का था। लेकिन अब कहां पर है ये? झारखंड में सिंहभूम जिला, है ना? याद रखिएगा। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता कोई भी नहीं थे, जो सिंहभूम के आदिवासी थे। इनके सभी के द्वारा जंगल बचाओ आंदोलन किया गया था। तो यदि पूछा जाता है कि सिंहभूम के आदिवासी किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा जीव मृत और सड़े हुए जानवर को खाता है? ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कौन सा जानवर है जो जीव मृत और सड़े हुए जानवर को खाता है ना? मशरूम और गिद्ध है, तोता और गिद्ध है, उल्लू और पतंगे हैं, या फिर नीलकंठ और कौवा है। तो यहां पर कौन सा जीव है जो मशरूम और गिद्ध को खाता है? सॉरी, जो मृत और सड़े हुए जानवर को खाता है, तो वो मशरूम और गिद्ध होगा। ये जो दोनों जानवर है ये मृत जीव और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना? आगे हम बात करें छठे प्रश्न की कि ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण यहां पर पूछा गया है। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर अमोनिया है। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण पूछा गया है। चाहे तो आप भी यहां पर आंसर दे सकते हैं हर प्रश्न का, है ना? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण होगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है वो ओजोन क्षरण के योगदान देने वाला जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल कौन सा है ये भी पूछा गया है शायद प्रोटोकॉल के बारे में, तो वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। जो अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन क्षरण के योगदान देने वाले प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 19 सितंबर 1987 को। और 1 जनवरी 1990 को ये प्रभावी हुआ था। यदि प्रभावी के बारे में पूछे तो वो 1 जनवरी 1990 होगा, है ना। ये प्रोटोकॉल के बारे में याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हाल ही में पूछा गया था, नौसेना के स्क्रीन पर कितने निर्देश दिए गए हैं, या फिर नौसेना में जो कमांड की जाती है वो कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। 12 है, 18 है, 24 है या फिर 36 है ना। तो सभी को पता होगा इसके बारे में, 36 है ना। इसके पहले भी जो हमने एनालिसिस किए हैं उसमें बताया है आपको। नौसेना के स्क्रीन पर कितने निर्देश दिए गए हैं, कितनी कमांड होती है, तो वो 36 कमांड होती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी आपको मिलान करना था। यहां पर देखिए, यहां पर सही जोड़ी आपको मिलान करना था। इधर आपके उद्यान है और इधर उनके राज्य है कि कहां का राज्य, कौन से राज्य में कौन सा उद्यान है या फिर कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है। तो यहां पर देखिए इसका आंसर आपको सही जोड़ी मिलान करके देना था, कूट में आंसर देना था, है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको सभी को पता होगा ये उत्तराखंड में स्थित है ना। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। पहले का आपका 5वां होगा, है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका रणथंभौर से आपको समझ आ जाएगा राजस्थान, है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में है। तो दूसरे का आपका क्या होगा, दूसरे का आपका दूसरा ही होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर से गुजरात हो जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपका गुजरात में है। तो तीसरे का आपका पहला हो जाएगा, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये असम में है। चौथे का आपका क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरा हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये पहले में ही और पहला वाला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका बोट से संबंधित कि जो शिकारा बोट है ये कहां की है। शिकारा बोट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी कि राज्य आपसे पूछा गया था कौन सा राज्य में है ये स्थित। जम्मू और कश्मीर में है, केरल में, राजस्थान में या फिर असम में है। तो यहां पर देखिए शिकारा बोट के बारे में पूछा गया था, तो ये कहां पर स्थित है, कहां की है, तो जम्मू कश्मीर की। कहां की है, जम्मू कश्मीर की। इस छोटी सी जानकारी दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए बच्चे स्कूल कहां और कैसे जाते हैं। नाव के बारे में, जहां पर बरसात ज्यादा होती है वहां के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। यदि आपसे ट्रॉली या फिर रस्सी से बना झूला का प्रयोग करके स्कूल जाने वाले के बारे में पूछे कि किस राज्य में जाते हैं बच्चे, तो ये किस राज्य में जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये किस राज्य के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। और पानी को पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए बल्लम, है ना, इसके बारे में पूछा जाता है, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। इसका प्रयोग किस राज्य के करते हैं, तो ये केरल के करते हैं, है ना। राज्य आपको पता होना चाहिए, साथ में और नाव का नाम भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जम्मू और कश्मीर में डल झील और श्रीनगर में अन्य जल निकायों में पाई जाती है। थोड़ा सा नीचे हम करेंगे, वहां से शुरुआत होगी, है ना। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। हाँ, गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं ना। जुगाड़ से बच्चे स्कूल किस राज्य में जाते हैं, तो गुजरात में जाते हैं। केरल में पानी को पार करने के स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग करते हैं ना। यहां पर देखिए केरल में बल्लम का उपयोग भी करते हैं और किसका उपयोग करते हैं, साथ में फेरी का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य तरह की नाव का भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा बहुत अधिक होती है और बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस के बने पुल का उपयोग करते हैं। बांस के बने पुल का उपयोग कहां पर किया जाता है, असम में किया जाता है। और जैसा कि जम्मू और कश्मीर में शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो जम्मू और कश्मीर में डल झील और श्रीनगर के अन्य निकायों में पाई जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, है ना। और उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करने वाले जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो किस राज्य के होते हैं, तो उत्तराखंड के होते हैं। यहाँ पर फूलों की घाटी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो वो आपका उत्तराखंड में है। और गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने सुरंग और पुल बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा 92 सुरंग और 2000 पुल बनाए गए हैं। और ये कौन से घाट को पार करते हुए जाते हैं, यदि घाट के बारे में पूछे तो पश्चिमी घाट है। कौन सा, पश्चिमी घाट है ना। साथ में
गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ की जगह के बारे में पूछा जाता है ना, कभी कभी गांधीधाम के बारे में पूछा जाता है, कभी अहमदाबाद के, कभी वलसाड़ के, कि ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये गुजरात में स्थित है। साथ में जो कोटायम है ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, तो ये केरल में स्थित है। तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, कहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, कहां पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता है, अबू धाबी में है, भारत में है, उज्बेकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वायुमंडल से ओजोन क्षरण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है, यहां पर देखिए वायुमंडल में ओजोन क्षरण है, ये किस रोग का कारण बनता है, दिल का दौरा, मस्तिष्क आघात, क्षय या फिर त्वचा कैंसर। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा त्वचा कैंसर, है ना, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन से जानवर का सोने का समय सही है, यहां पर देखिए सोने का समय पूछा गया था, सही समय कौन सा है, क्या कुत्ता 8 घंटे सोता है, क्या अजगर 10 घंटे सोता है, क्या बिल्ली 6 घंटे सोती है या फिर क्या गाय 4 घंटे सोती है। तो यहाँ पर सोने का समय पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए सही आपका गाय होगा। गाय मात्र 4 घंटे सोती है 24 घंटे में, कितने, 4 घंटे सोती है। साथ में इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कुत्ता है वो 24 घंटे में 12 घंटे सोता है, जो अजगर है वो 18 घंटे सोता है 24 घंटे में, जो बिल्ली है वो लगभग 16 घंटा सोती है और जो गाय है वो मात्र 4 घंटे सोती है। तो आंसर आपका यहाँ पर गाय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उस पक्षी को आपको बताना है कि वह पक्षी कौन सा है जो सिर से दुम तक नीला है, सिर से दुम तक नीला कौन सा पक्षी है, मैना है, उल्लू है, कौवा है या फिर मोर है। तो आपको सभी को पता होगा मोर, है ना, मोर जो है वो सिर से दुम तक नीला होता है, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहां दिखाई देते हैं, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ध्रुव पर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ध्रुव पर। याद रखिएगा, जो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है सॉरी, ये ध्रुव पर दिखाई देते, कहां पर, ध्रुव पर। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, देखिए सामाजिक कीट के बारे में पूछा गया, क्या चींटी है, ततैया है, मधुमक्खी या फिर मकड़ी। सामाजिक कीट नहीं है, यानी कि समाज में कौन सा कीट रहना पसंद नहीं करता, अकेले कौन सा कीट रहता है उसके बारे में पूछा गया। तो चींटी को आपने देखा होगा ये साथ में रहती, ततैया साथ में रहती, मधुमक्खी, लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी साथ में नहीं रहती है, अकेला रहना पसंद करती है। और मकड़ी को आगे बात करेंगे, यहाँ पर जो मकड़ी होती है इसे, ये कौन सा जीव है, तो मकड़ी आर्थ्रोपोडोसंका जीव है। कौन सा है, आर्थ्रोपोडोसंका जीव है। और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, जो कीट होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं, लगभग सभी के 6 पैर होते हैं। लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद भी माना जाता है। और मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह अकेला रहना पसंद करती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रात में काला और सफेद देखने वाले जानवर कौन से। यहाँ पर देखिए काला और सफेद देखने वाले जानवरों के बारे में पूछा गया था, विकल्प कुछ और हो सकते हैं, है ना, उल्लू, कोयल, कुत्ता, शेर, कौन सा होगा, उल्लू जरूर विकल्प में होगा। और उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है या फिर जानवर में आ जाते हैं सभी जिनको काला और सफेद देखने वाले ये जानवर होते हैं। साथ में और कौन कौन से होते हैं, जो निशाचर जानवर होते हैं, जो रात में जगते हैं, है ना, रात्रिचर जो जानवर होते हैं वो होते हैं आपका चमगादड़, रेगिस्तान चूहे, रेगिस्तानी सांप, ये सभी को रात में काला और सफेद ही दिखाई देता है ना। आगे हम बात करें कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल के बारे में पूछा गया था, क्या गेहूं है, क्या मक्का, सोयाबीन, धन, है ना, सॉरी धान लिखा हुआ, धन नहीं है, धान है ना। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा खरीफ फसल है। खरीफ फसल के बारे में पूछा गया है, आप भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मक्का, खरीफ फसल का सही आंसर क्या होगा, मक्का। मक्का एक खरीफ फसल है। आगे जितनी भी खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है या फिर जो जायद फसलें होती है उन सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर आपका मक्का होगा। खरीफ फसल जो होती हैं इसको कब बोई जाती है, तो आपको पता होगा पहली बारिश जब होती है मानसून की जो फसल है ये, और ये जो बोई जाती है वो जून से जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, है ना। कब बोई जाती है खरीफ की फसलें, जून जुलाई में बोई जाती है। और इसको काटा कब जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है, सितंबर और अक्टूबर में इसको काटा जाता है। और हम खरीफ फसलें की प्रमुख फसलें जो है उसके बारे में बात करें तो आपका जो चावल है, धान है ना, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि, ये सभी की सभी क्या है, खरीफ फसलें है ना। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं, कौन कौन सी जून जुलाई महीने में बोई जाती है और कौन सी सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रबी फसलें के बारे में।
जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बोई जाती है और अप्रैल मई में इसको काटा जाता है। और रबी की जो मुख्य फसलें हैं वो आपका गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। ये सभी की सभी फसलें रबी की फसलें है ना। जायद की हम बात करें, जो जायद फसलें होती हैं और रबी और खरीफ फसल के मौसम के जो बीच का मार्च और जून का महीना होता है, इसके बीच में इसको बोया जाता है। और ये जल्दी परिपक्व होने वाली फसलें होती, जल्दी पक जाती है, जल्दी है ना पक जाती है। तो ये जो फसलें होती है, जायद फसलें होती है, वो कौन कौन सी फसलें हैं? तो आपकी ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, कस्तूरी है, मूंग दाल, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? जायद फसलें के अंतर्गत आती है। कुछ और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खाद्य फसलें के बारे में पूछा जाता है, सीधा सीधा आंसर कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल है ना। यदि आपको पता होगा तो आप लगा सकते हैं। गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा और दलहन, ये क्या है? खाद्य फसल के अंतर्गत आती है। नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलें हैं? तो आपको पता होना चाहिए। गन्ना है, तंबाकू है, कपास है, जूट है और तिलहन है। वृक्षारोपण फसलें के बारे में पूछे तो आपका कॉफी है, नारियल है, चाय है और रबड़ है। बागवानी फसलें हैं, फल और सब्जियां, जितनी भी फल और सब्जियां हैं सभी बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो खाद्य फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण फसलें और बागवानी फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खरीफ की फसल जो कि वर्षा के दौरान की जाती है, इनमें से कौन सा समूह सही नहीं होगा? देखिए यहां पर यह प्रश्न फिर से पूछा गया है, खरीफ की फसल जो कि वर्षा के दौरान की जाती है, इनमें से कौन सा समूह सही होगा, है ना। सही कौन सा होगा, यानी खरीफ फसल के बारे में पूछा गया है। धान, बाजरा, मक्का, सरसों, चना, मक्का, जूट, गेहूं, सन या फिर जौ, मटर, चना, यहां पर खरीफ फसल के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था धान है, बाजरा और मक्का, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें और पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री? पूछा गया है कि 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है। तो मैना है, उल्लू है, कौवा है या फिर कोयल है? तो सभी को पता है वो उल्लू होगा। उल्लू जो अपनी गर्दन है वो काफी हद तक पीछे की ओर घुमा लेता है। यदि यहाँ पर डिग्री से पूछे तो 270 डिग्री तक घुमा लेता है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उल्लू जो है अपना घोंसला कहां पर बनाता है? तो जो खोखला भाग होता है पेड़ का, उसी में अपना घोंसला बनाता है और ये अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा लेता है। और डिग्री की बात करें तो 270 डिग्री तक घुमा लेता है। कौन सा पक्षी अपने गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? यह प्रश्न भी पूछा गया। मैना, उल्लू, कौवा, कोयल, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि वो पक्षी आपका मैना है। मैना जो है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेता है ना। अगले, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? यहां पर देखिए जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, यह पूछा गया है आपसे। राजेंद्र सिंह है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटकर है या फिर पांडुरंगा हेगड़े है? तो यहां पर सभी को पता होगा कि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहां हुआ था और ये कहां के रहने वाले थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 6 अगस्त 1959 को हुआ था और ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत के राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले थे और एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद थे। इन्हें भारत में वाटरवेन यानी कि जल पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता था और उन्होंने 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जीता था, है ना, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इनको जाना जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए प्रयोग लिखा हुआ है ना, प्रयोग। अंतरिक्ष में यात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपग्रह का, रॉकेट का, हवाई यान का या फिर उल्का पिंड का? तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के मेले यहां पर पूछा गया था। दक्षिण भारत के मेले, है ना, तो यहां पर विकल्प मेरे अनुसार रखें। ओणम, मैसूर दशहरा, पोंगल, करागा, गंगा सागर मेला, सोनपुर मवेशी मेला, त्रिशूर, उगादी, कुंभ मेला, नौचंडी मेला, करागा, ओणम, पुष्कर मेला, अंबुबाची मेला, बेणेश्वर धाम मेला। तो यहाँ पर दक्षिण भारत मेले के बारे में पूछा गया तो वो आपका ओणम है, मैसूर दशहरा है, पोंगल है और करागा है। ये जो 3-4 मेले हैं दक्षिण भारत के मेले हैं। साथ में आपको जो मेले में आपको बताऊंगा इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि ओणम, करागा, मैसूर दशहरा, पोंगल के साथ साथ हम्पी, त्रिशूर, उगादी, महामहम महोत्सव, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख मेले हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विकल्प में गंगा सागर मेला था, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कुंभ मेला आपका सबसे बड़ा मेला है जो कि प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में लगता है, हर 4 साल में लगता है कुंभ मेला। पुष्कर मेला की बात करें तो राजस्थान है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार है आपका। अंबुबाची मेला असम है। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश है। हमेश
गोप्पा मेला ये लद्दाख है और बेनेश्वर धाम मेला ये राजस्थान है। इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा गया था कि क्या है, मिजो है, असमिया है, उर्दू है या फिर गारो है। तो सभी को पता होगा कि मिजोरम की जो आधिकारिक भाषा होगी वो मिजो होगी, है ना। और साथ में जो 22 भाषाएं हैं, जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को, उनमें कौन कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पंजाबी भाषा है पंजाब में, मराठी आपका महाराष्ट्र में, गुजराती आपका गुजरात में, कोंकणी आपका गोवा में, कन्नड़ आपका कर्नाटक में, सिंधी जो है वो राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में बोली जाती है, नेपाली आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में, डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, जो बंगाली है पश्चिम बंगाल, झारखंड में, और जो तेलुगु है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। साथ में तमिल की हम बात करें तो तमिलनाडु में, बोडो असम में, मलयालम केरल में। बोडो के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। जो बोडो जो भाषा है असम में बोली जाती है, संथाली आपका झारखंड में, ओडिया उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में। हिंदी जो है वो मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाती है हिंदी की बात करें तो। उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। संस्कृत की बात करें तो कोई विशेष राज्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके द्वारा संस्कृत का उपयोग किया जाता है। मैथिली की बात करें तो बिहार है आपका, असमिया असम है, कश्मीरी आपका जम्मू कश्मीर है। तो ये 22 भाषा थी जिसको किस राज्य में बोला जाता है उनके बारे में आपको बता दिया है और उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा फल है, आलू है, आम है, गाजर है या मूली है, ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा फल है। तो यहाँ पर आम फल है। क्या है, आम एक फल है। चलिए, गोलकुंडा किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, यह प्रश्न पूछा गया था। चोल राजवंश में, चालुक्य राजवंश में, काकती राजवंश में या फिर पल्लव राजवंश में। तो गोलकुंडा किले का निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा करवाया गया था, काकती राजवंश के द्वारा करवाया गया था। किले का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में काकती वंश में करवाया था। और यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है। कहाँ ये किला, हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर यह स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन के मुख्य स्रोत। यहाँ पर देखिए आयरन के मुख्य स्रोत पूछे गए थे, समुद्री भोजन, सलाद और खट्टे फल, केला, आलू और अंडे, आंवला, पालक, मटर और दाल, या फिर दूध, हरी सब्जी और मांस। यहाँ पर आयरन के मुख्य स्रोत पूछे गए थे और वो आपका होगा यहाँ पर आंवला, पालक, मटर और दाल। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। जितने भी खनिज है उनके स्रोत कौन कौन से हैं ये यहाँ पर आपको बताऊंगा। शायद लगभग 13 यहाँ पर खनिजों को रखा गया है ताकि आगे यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक भी गलत ना हो। कैल्शियम के बारे में पूछे, कैल्शियम के स्रोत पूछे तो आपका वो बादाम है, गाजर है, दूध है, ब्रोकोली है, डिब्बा बंद मछली है, पपीता है, लहसुन और काजू, ये सभी कैल्शियम के मुख्य स्रोत है। क्लोराइड की बात करें तो टेबल सॉल्ट है, सोया सॉस है, लीवर, अनप्रोसेस मीट, दूध और मूंगफली, ये क्लोराइड के प्रमुख स्रोत हैं। कॉपर की हम बात करें तो केकड़ा है, झींगा मछली है, मत्स्य, सीप, मेवे, साबुत अनाज और खमीर का अर्क है, ये सभी कॉपर के मुख्य स्रोत है ना। आयोडीन की हम बात करें जिससे घेंगा रोग हो जाता है, आपको पता ही होगा। समुद्री भोजन है, समुद्री शैवाल है, वो आयोडीन युक्त नमक है, ये सभी आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं। आयरन की हम बात करें तो आयरन में मांस, अंडे, बीन्स, बेक्ड आलू, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत और समृद्ध अनाज, ये सभी जो है आयरन के प्रमुख स्रोत है। मैग्नीज की हम बात करें, मैग्नीशियम की, तो शहद है आपका, बादाम है, समुद्री भोजन है, ट्यूना है, चॉकलेट है, अनानास है, पेकॉन है, आर्टिचोक है और हरी पत्तेदार सब्जियां, यह मैग्नीज के प्रमुख स्रोत है। मैग्नीज की हम बात करें तो अनाज, मेवे, तेल, सब्जियां और साबुत अनाज, ये मैग्नीज के प्रमुख स्रोत है। सोडियम की हम बात करें तो टेबल नमक, पनीर, दूध, सोया सॉस और असंसाधित मांस, ये सभी सोडियम के प्रमुख स्रोत हैं। सल्फर की हम बात करें यहाँ पर कि सल्फर के जो प्रमुख स्रोत होंगे आपका पनीर होगा, अंडे, मेवे, सलजम, प्याज, मछली, गेहूं के बीज, खीरे, मक्का, फूलगोभी और ब्रोकली, ये सभी सल्फर के प्रमुख स्रोत हैं। फास्फोरस की हम बात करें तो मशरूम, मांस, काजू, जई, मछली, बीन्स, स्वेस, पेकान, गाजर और बादाम, ये सभी फास्फोरस के स्रोत हैं। पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम में आपका पालक आ जाएगा, सेब, संतरा, टमाटर, पपीता, केला, नींबू, अजवाइन, मशरूम, पेकोन, किशमिश, अनानास, चावल, खीरे, स्ट्रॉबेरी, अंजीर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और फलियां, ये सभी पोटेशियम के प्रमुख स्रोत हैं। जिंक की हम बात करें तो बीफ, पोर्क, डॉर्क मीट, चिकन, काजू, बादाम, मूंगफली, बीन्स, स्प्लिट मटर और दाल, ये सभी जिंक के प्रमुख स्रोत है। तो मैंने 13 बताए थे, ये 12 है जो कि खनिज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में किस तरह के ओजोन परत पाई जाती है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल या फिर समताप मंडल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
समताप मंडल है ना, जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। साथ में ये जो समताप मंडल है वो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर है, तो 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है ओजोन दिवस के बारे में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो थीम है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए थीम पूछा गया है। थीम आपसे बार बार पूछा जाता है, एक दो शिफ्ट छोड़कर पूछा जाता है, लेकिन थीम से पूछ लिया जाता है, कभी उप थीम से पूछ लिया जाता है। तो थीम कितने प्रकार की होती है, उप थीम कितने प्रकार की होती है, ये बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। क्या जल है, मौसम है, सामग्री है या फिर जानवर है। थीम पूछी गई है तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल। जल क्या है, थीम है ना। अब बात करते हैं कि थीम कितने प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थीम जो है आपकी 6 प्रकार की होगी और उपथीम कितनी होगी, 4 प्रकार की होगी। जो उपथीम है किसकी उपथीम है, तो यह परिवार एवं मित्र की है। सबसे पहले हम यहाँ पर थीम की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरे नंबर पर आता है आपका भोजन, तीसरे पे आश्रय, चौथे पे पानी आएगा, पांचवे पे यात्रा, छठे नंबर पर आएगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 6 प्रकार की थीम होती हैं और जो उप थीम होती हैं वो 4 होती है। किसकी होती हैं, परिवार एवं मित्र की। कौन कौन सी है आपके, पहला है संबंध, फिर कार्य और खेल, जानवर और पौधे। ये 4 प्रकार की उप थीम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, एनीमिया की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ना, ये पूछा गया है। एनीमिया की कमी के कारण होता है कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या फिर पोटेशियम। किसके कमी से होता है, ऐसा पूछा गया है ना। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो लोह की कमी के कारण होता है। किसके, लोहा की, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये बाल विकास का प्रश्न है। मस्तिष्काधोमुखी विकास में कहां से जाता है, सॉरी विकास जो है, प्रश्न इस प्रकार है कि जो मस्तिष्काधोमुखी है इसमें जो विकास होता है वो कहां से कहां तक होता है ना। ये पूछा गया जो विकास होता है वो किससे होता है, किस प्रकार होता है। सिर से पैर तक होता है, केंद्र से शरीर तक होता है, पैर से सिर तक होता है, फिर मध्य भाग से सिर तक होता है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्काधोमुखी विकास है ये सिर से पैर की ओर होता है। कैसा, सिर से पैर की ओर होता है ना। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए थीम की उपथीम। यहाँ पर देखिए थीम की उपथीम पूछी गई है। तो मैंने यहाँ पर आपको उपथीम भी बताई जो कि 6 प्रकार की, जो 4 प्रकार की होती है उपथीम, और थीम कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। दोनों के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। हम चीजें बनाते हैं, परिवार एवं मित्र, आवास, ये सभी क्या है, तीनों ये थीम है। उपथीम क्या है आपका, जानवर और पौधे, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या फिर शुक्र को। सभी को पता होगा नीला ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है, शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी कि पकड़कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधे का नाम यहाँ पर आपको बताना है, सॉरी कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। आज 24 तारीख है ना, और 24 तारीख को आज फिर से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि जो घटपर्णी पौधा है वो शिकार जो करता है वो क्यों करता है ना, किसकी कमी की पूर्ति के लिए करता है, तो पोषक तत्व की कमी की, पोषक तत्व है ना, कौन सा पोषक तत्व, नाइट्रोजन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, घटपर्णी पौधे के बारे में। ये मेघालय में, भारत में पाया जाता है ना। और इसमें जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर पाया जाता है ना। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये अपने जो कीड़े मकोड़े हैं उनको फंसा कर खाता है, उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है ना। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पौधा भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार का पौधा होता है, इसे घटपर्णी भी कहा जाता है, नेफेंथिस भी कीटभक्षी पौधा और शिकारी पौधा भी कहा जाता है ना। यदि देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। और घटपर्णी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चूहे को खा जाता है, मेंढक और अन्य कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है। यानी कि इसमें जो भी जानवर आ गया वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसका मरना निश्चित है। तो ये चाहे वो चूहा हो, मेंढक हो या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं वो है, यदि इसमें एक बार आ गया तो वो उसका जो बचना होता है वो मुश्किल हो जाता है ना। इसको नेफेंथिस पौधा भी कहा जाता है ना। और इसका आकार जो होता है लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है, जैसा कि अभी आपने देखा। और घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है, जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है उसका शिकार हो जाता है, उसमें फंस जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों चला जाता है भाई जीव उसके पास में, क्योंकि वहां पर एक प्रकार के विशेष गंध वो छोड़ता है जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव
जीव जो है वो खींचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। और घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और इसके अभाव यानी कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए ही यह शिकार करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ईवीएस के चैप्टर रिक्त स्थान के अनुसार इनमें से कौन वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर के बारे में पूछा गया था, क्या सूर्यमणि है, कर्णम मल्लेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है या फिर बछेंद्री पाल है? तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा, कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टर है ईवीएस के चैप्टर में, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। आप यहाँ पर इनको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी है ना, कर्णम मल्लेश्वरी का जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था? 1 जून 1975 में श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और एक भारतीय भारोत्तोलक है जिसे वेट लिफ्टर भी कहा जाता है। और मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। कितने किलोग्राम तक? 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। और भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 29 मेडल। याद रखिएगा किसने जीते हैं? आपके कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा जीते गए हैं। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। 19 सितंबर 2002 को मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में 240 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक कांस्य पदक जीता था, यानी कि इनके द्वारा कांस्य पदक भी जीता गया है। वहां ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट थी। याद रखिएगा पहली महिला एथलीट कौन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली? तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है। वर्ष 1995-96 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। और 1999 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? 1999 में। और मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनसे भी इनको नवाजा गया है। तो इस सारी जानकारी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में थी। यदि आगे से पूछा जाए इनके बारे में तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? देखिए इसके बारे में पूछा गया है। अमरबेल है, पीचर पौधा है, चीन गुलाब है या फिर गुलाब है? तो पीचर पौधा। याद रखिएगा कीट भक्षी पौधे के बारे में पूछे और पीचर पौधा विकल्प में हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कीट भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो जानवर, कीड़े मकोड़ों, अन्य आर्थ्रोपोड्स को फंसाकर या उनका उपभोग करके अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये ऐसा करते हैं, इनका शिकार करते हैं। विभिन्न कीड़ों के से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा, नेफेंथिस, जैसे कि नेफेंथिस मैंने आपको बताया था, डायोनिया, यूट्रिक्यूलेरिया, पीचर पौधा, ये सभी याद रखिएगा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पौधा मांसाहारी नहीं है ना। और ये 4 विकल्प दे दे और एक विकल्प ऐसा हो जो मांसाहारी ना हो, शाकाहारी हो। इस प्रकार से विकल्प भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी कौन से पौधे हैं? शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में यदि अमरबेल के बारे में पूछे कि अमरबेल क्या है, तो ये परजीवी है। चीन गुलाब ये स्वपोषी है और गुलाब क्या है? ये भी स्वपोषी है। यदि इनके बारे में पूछा जाता है तो आपको इनको भी गलत नहीं करना है। यहां पर देखिए निकटवर्ती राज्य के बारे में 1 या फिर 2 शिफ्ट छोड़कर डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे का अरब सागर, देखिए यहाँ पर अरब सागर के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा गया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर मैं आपको तकरीबन 12 से 15 है शायद राज्य, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इनके बारे में बताऊंगा कौन से राज्य में कौन से निकटवर्ती राज्य है। तो इनके बारे में काफी बार आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा कि अरब सागर से जो जुड़े हुए तटीय राज्य है वो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, दमन और दीप है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप। ये सभी क्या है? अरब सागर से जुड़े हुए यानी कि सटे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करें यहाँ पर देखिए जितने भी इंपोर्टेंट राज्य हैं उनसे सटे उनसे सटे जो राज्य है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्य की सीमा से लगे राज्य, निकटवर्ती राज्य के बारे में हम बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में काफी बार जो प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए राज्य है, निकटवर्ती राज्य है, वो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और आपका तमिलनाडु है ना। अरब सागर की बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य हैं। मिजोरम के बारे में भी पूछा गया था। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? आपका त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है। देखिए इसके बाद में काफी लगभग 4 से 5 प्रश्न मैंने रखे हैं इससे संबंधित जो कि पूछे गए हैं, तो उसके आंसर
मैं नहीं बताऊं उससे पहले आपको बताना है ना, कि मिजोरम के बारे में यदि मैंने पूछा कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से, 4 विकल्प वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा, है ना। तो पंजाब के निकटवर्ती राज्य कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की बात करें तो आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है, और जो नई दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी उत्तर प्रदेश का निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछा गया है, हाल ही में जो एग्जाम आपके चल रही है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है। असम की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी असम के निकटवर्ती राज्य है। तेलंगाना की हम बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। गुजरात की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, तो एक बार और देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में भी पूछा गया था हाल ही में, तो इसके जो निकटवर्ती राज्य है आपके ओडिशा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ये आपके आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है। तो इनके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेली या फिर 1-2 शिफ्ट छोड़कर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आपदा के समय लोगों को जानवर के माध्यम से पहले ही पता चल गया था कि आपदा आने वाली है, वो कौन सा सुनामी या फिर भूकंप है ना। तो हिंद महासागर सुनामी 2004 है, भूकंप गुजरात का जो भूकंप 2001 में आया था वो है, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था वो है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जानवर के माध्यम से पहले ही पता चल गया था, वहां आपदा होगी आपकी जो हिंद महासागर सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हिंद महासागर सुनामी 2004 है, एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हिंद महासागर सुनामी कब आई थी, तो ये 26 दिसंबर 2004 को, कब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। और हिंद महासागर की जो सुनामी है इसको क्रिसमस या फिर बॉक्सिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्रिसमस या बॉक्सिंग डे के बारे में पूछे तो याद रखिएगा वो किस नाम से जाना जाता है, किस सुनामी, तो हिंद महासागर की सुनामी को जाना जाता है ना। और 26 दिसंबर 2004 को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:59 बजे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर 9.1 की तीव्रता पूछे तीव्रता, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का भूकंप आया था, है ना। और गुजरात का भूकंप 2001 की बात करें 2001 में आया था। तो 2001 का गुजरात भूकंप जिला, जिसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा जो गुजरात का भूकंप है इसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। और ये 26 जनवरी 2001 भारत के 91वें गणतंत्र दिवस की सुबह 8:46 बजे यानी कि 8:46 पर हुआ था, और 2 मिनट से अधिक तक ये भूकंप आया था, है ना। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में इसका जो केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में चबारी गांव में लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुआ था। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। भोपाल गैस कांड काफी बार पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पता होगा कि भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984, कहीं कहीं 4 दिसंबर भी दिया हुआ है, तो 3-4 दिसंबर याद रखना है, कहीं 3 दिसंबर दिया हुआ है, कहीं 4 दिसंबर, क्योंकि रात की लगभग ये 12 बजे हुआ था। तो कहीं कहीं 3 दिसंबर और कहीं कहीं 4 दिसंबर, दोनों में 3 और 4 दिसंबर नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सन आपको जरूर याद रखना है 1984 को, है ना। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी और इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इस कांड को जाना जाता है। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, और जहरीली गैस का नाम क्या था पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस थी, इससे भी काफी लोग मरे थे और प्रभावित हुए थे। तो भोपाल गैस कांड के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। गांधी जी के 100वें जन्मदिन पर, गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर, नेताजी के 150वें जन्मदिन पर, या फिर नेताजी के 125वें जन्मदिन पर। तो जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी ये गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर हुई थी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। और यह अभियान कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ये पूछा गया है ना, ये भी 2 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ यानी कि आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। अब आपको 3 राज्यों का महासमूह बताना है जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों के बारे में आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल है, कर्नाटक, एक मिनट,
बंगाल की खाड़ी से यानी कि निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है तो वो आपका होगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य ही बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था और सबसे पहले आपको आंसर देना था, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिम बंगाल है आपका, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब आपको यहाँ पर मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य है उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब तक मैं 4 विकल्प पढ़ूं तब तक आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नहीं दे पा रहे तो वीडियो को पोस्ट करके आंसर दे दीजिएगा। मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य है वो आपका त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया था, है ना। 4-5 विकल्प थे, कूट में आपसे आंसर पूछा गया था। तो अपन विकल्प जैसे जैसे पढ़ेंगे आंसर भी आपको देते जाएंगे कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे के दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। जो सामान्य कमरे की दीवार कितनी होती है, 10 से 12 फीट की होती है। 10 से 12 फीट की होती है और इतना ही इसकी ऊंचाई होती है इस वृक्ष की। तो बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो बी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। बिल्कुल सही, जल एकत्र होता है। आगे देखते हैं, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। बिल्कुल सही है, तीसरा वाला विकल्प है आपका, है ना। आगे और जानकारी देंगे इसके बारे में। 4th वाला विकल्प है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीची जमीन में भीतर जाती जब तक कि जल न तक ना पहुंच जाए। तो बिल्कुल सही है, जितना इसकी ऊंचाई होती है इस वृक्ष की उससे 30 गुना नीचे तक इसकी जो जड़ें हैं वो जा सकती हैं, गहराई तक जा सकती हैं। तो 4th वाला विकल्प भी आपका सही होगा। 5वां विकल्प है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते होते हैं, तो इसकी बहुत सी शाखाएं नहीं होती हैं। और ये जो खेजड़ी की होती है, यदि खेजड़ी में ये विकल्प आता तो बिल्कुल सही होता। लेकिन रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया है तो इस वृक्ष की जो है वो बहुत सी शाखाएं नहीं होती, ना ही घने पत्ते होते हैं। तो 5वां विकल्प भी आपका गलत होगा। सही क्या होगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी देखते कहां पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आंसर आपका सही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। यहां पर देखिए रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है और बताया भी है मैंने आपको। रेगिस्तानी ओक का जो तना है वो 10 से 12 फीट होता है और मीटर की हम बात करें तो 3 से 4 मीटर का होता है ना। और ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार, इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। और वहां पर यहाँ पौधा काफी उपयोगी होता है। यहाँ पर पौधा आप देख सकते हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जो है वो 30 गुना गहरी तक चली जाती जहां तक उनको पानी ना मिले, यानी कि रेगिस्तानी ओक तने में जल संग्रहित करता है। जब तक उसको जल नहीं मिल पाता है जब तक उसकी जड़ें अंदर तक जाती रहती है, 30 गुना तक गहरी वो चली जाती है ना। और स्थानीय निवासी के सामने जब जल संकट आता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं, उसको पी लेते हैं। तो इस प्रकार का जो पौधा होता है वो रेगिस्तानी ओक को कहा जाता है। अगला प्रश्न नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, जहां पर उबला हुआ टेपियोका आ जाए आपको सही आंसर क्या लगाना है? केरल लगा देना है, आंख मीच के, क्योंकि केरल में उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है नारियल डली के साथ में, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां पर टेपियोका जाए वहां पर केरल आपको लगा देना है। केरल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा गया है। क्या दूध है, क्या अंडा है, नींबू, सोयाबीन? विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा गया है जो खट्टा होता है ना। विटामिन सी के स्रोत खट्टे होते हैं, तो खट्टा क्या है इसमें? नींबू है, और नींबू ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर कुछ विटामिन सी के नाम दिए हुए, रासायनिक नाम दिए हुए, इससे बीमारी और उसके स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है आपका जल में, और दूसरा है आपका वसा में, है ना, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन बी में जितने भी विटामिन आते हैं वो सभी जल में घुलनशील, साथ में विटामिन डी है। वसा में आपका विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन है आपके ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए की हम बात करें, रासायनिक नाम लिखा हुआ है, इधर बीमारी इधर स्रोत लिखा हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इस बीमारी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। इसके स्रोत क्या है? आपका दूध है, घी है, गाजर है, अंडे है और पालक है ना। विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है।
और इसका स्रोत क्या है? खाद्यान्न है, अंडा है, दाल है, हरी सब्जी है। विटामिन सी की हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिससे एस्कर लोग हो जाता है। इसके स्रोत आपका आंवला है, संतरा है, नींबू है, टमाटर है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल है, इससे रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और इसके जो स्रोत है आपका सूर्य प्रकाश है, दूध है, मछली का तेल है। विटामिन ई की हम बात करें तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है, बाजपन इससे बीमारी होती है। गेहूं, हरी सब्जी, मटर, मक्का इसके स्रोत हैं। विटामिन के की हम बात करें तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसमें इसकी बीमारी होती है। दूध, दही, पनीर आप खाएंगे तो यह बीमारी नहीं होगी, यानी कि ये मुख्य स्रोत हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, मधुबनी से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं। 4 विकल्प आपसे पूछे गए थे और कूट में आंसर देना था। पहला विकल्प है आपका कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता। बिल्कुल सही है, इसका ही उपयोग किया जाता मधुबनी चित्रकला का, है ना, मधुबनी चित्रकला में। दूसरा विकल्प है आपका कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते। बिल्कुल सही है। यदि आप देखेंगे मधुबनी चित्रकला आज के समय में बहुत फेमस हो चुकी है ना। आजकल कहीं पर भी दीवार पर आप देखेंगे तो मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग ही बनी होती है। तो बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। उसमें मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली इनके चित्र दिखाई देते हैं। यहाँ लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी नाम पर पड़ा। बिल्कुल सही है, तीसरा वाला विकल्प भी। फोर्थ विकल्प है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं है, ये बिहार का प्रसिद्ध जिला। कहाँ का है? बिहार का है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सही क्या होगा? ए बी सी। ए बी सी किसमें है आपका? फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ कि मधुबनी भारत के बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। अब आपको यहां पर सही जोड़ी मिलान करना है। एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ उनके वहां पर जो घर बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, लद्दाख में, मनाली में, राजस्थान में, और कूट में आपको आंसर देना है। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है और अब भी पूछा गया प्रश्न है ना। तो असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो असम में आपको पता ही होगा मजबूत बांसों के बने घर बनाए जाते हैं। उनकी जो छतें होती है वो ढालू होती है ना। तो पहले का 5वां होगा आपका। लद्दाख में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो लद्दाख के बारे में भी आपको पता होगा। यहाँ पर पत्थर के बने फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर बनाए जाते हैं वो आपके पत्थर, लकड़ी के बने, और जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, वो कटीली झाड़ियाँ से बनी उसकी छतें होती हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सही जोड़ी मिलान करेंगे तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इसको आपको हल करना है ना। एक मिनट। कोई छात्र है जो ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वहां पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वहां ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष की दिशा क्रमशः आपको बताना है ना। कौन सी दिशा होगी ये आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले बताया था कैसे हल करना है। ए के ठीक उत्तर में है ना, सबसे पहले हम बिंदु बनाएंगे है ना। इसका क्या नाम देंगे हम? ए, है ना। तो किस तरफ जा रहा है उत्तर में? 90 मीटर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या होता है आपका? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है आपका? दक्षिण होता है। इधर क्या होता है आपका? पूर्व, और इधर पश्चिम ना। इसको याद कर लीजिएगा तो आसानी होगी। तो यहां पर देखिए उत्तर की तरफ कितना जा रहा है वो 90 मीटर है ना, 90 मीटर। और फिर वहां कहां तक चला? ओ तक। और ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, पश्चिम किधर है आपका? इधर। कितना चला? 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है, और ये कहां पर पहुंच गया? बी पे। तो अब आपको क्या बताना है कि ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष की दिशा क्रमशः। ए की बी से कम दूरी आपको बताना है और बी के सापेक्ष, यानी कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यदि ए की तरफ जाएगा तो कौन सी दिशा में जाएगा, इसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये इस तरफ जा रहा है ना, यहां पर बी है और यहां पर ए है। बी से ए की तरफ जाना है तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व होगी, दक्षिण पूर्व। अब यहां पर हल करना है भाई। दक्षिण पूर्व आपका तीसरे वाले विकल्प में भी है और आपका दूसरे वाले विकल्प में भी है। चौथा और पहला तो कट हो गया है ना, दोनों विकल्प हो नहीं सकते। और दूसरे में, पहले में, दूसरा और तीसरे में आपका सही विकल्प होगा। तो इसमें सही कैसे हम चुनेंगे? तो देखिए यहां पर एक ट्रिक है छोटी सी। आपको क्या करना है कि जो भी यहां पर संख्या 90 और 120 इसको किस में ले लेना है? करनी के अंदर ले लेना है और इनका वर्ग निकाल लेना है। 90 का वर्ग और इनको जोड़ देना है ना, और 120 का वर्ग। तो 90 का वर्ग कितना होता है? तो 90 का आपको नहीं पता है तो 9 का निकाल लीजिए। 9 का कितना होता है? 81 होता है ना।
और 81 में हम 2 जीरो लगा देंगे, और 12 का कितना होता है 144 होता है, और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे, और करनी में ये हम इसको ऐड कर देंगे। अब 14,400 और 8,100 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 14 और 8 कितना होता है आपका 22,000 और 23 22,500 है ना, कितना होगा 22,500। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 22,500 का करनी में है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, करनी से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा 150। कितना होगा 150। 150 इंटू 150 करेंगे तो 22,500 होगा। तो 150 दक्षिण पूर्व। अब 150 दक्षिण पूर्व कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, यही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के विपरीत दिशा में कौन सा देश स्थित है। भारत के विपरीत दिशा में है ना कौन सा है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, काफी बार आपको बता चुका हूं। अल्बानिया है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है या फिर अलास्का है। तो अर्जेंटीना के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत के विपरीत दिशा में कौन सा देश स्थित है, तो अर्जेंटीना स्थित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए स्लोथ के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, है ना। यहाँ पर 4 विकल्प है, कौन सा गलत है इसके बारे में, सॉरी कौन सा सही है। यहाँ पर स्लोथ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। तो पहला विकल्प हम देखते हैं कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटककर मस्ती से सोते हैं। तो 40 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही है, और 17 घंटे ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते, बिल्कुल सही है। और ये कितने घंटे सोते हैं, लगभग 17 घंटे, और वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटककर मस्ती से सोते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा भी हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्लोथ के बारे में जान लेते हैं। स्लोथ जो है वो एक भालू जैसा होता है, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा। स्लोथ एक अच्छा तैराक भी होता है। साथ में अधिकांश स्लोथ कहां पर पाए जाते हैं, अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहां पर, अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। रात्रिचर होते, रात में जगते हैं, है ना। स्लोथ पेड़ों पर उल्टे लटककर मस्ती से कितने घंटे सोते हैं, 17 से 18 घंटे। 17 से 18 घंटे सोते हैं। और स्लोथ सप्ताह में 1 दिन मात्र सोच के लिए उतरता है। सप्ताह में 7 दिन में 1 दिन उतरता है नीचे। और स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां को ये खाता है। साथ में इसकी औसत आयु पूछे तो लगभग कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। और ये अपने पूरे जीवन काल में टोटल 40 वर्ष में मात्र 7 से 8 पेड़ों पर रहता है, उनको बदलता है, निवास करता है। तो ये जानकारी स्लोथ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लड़की मनाली में रहती है तो वो कैसे घर में रहती। मनाली में यदि एक लड़की रहती है तो कैसे घर में वो रह रही है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, है ना। पत्थर और लकड़ी के बने घर में, मिट्टी के बने घर में, बर्फ से बने घर में, ईंट के बने घर में। तो देखिए मनाली की जहां पर बात हो तो वहां पर कैसे घर होंगे, पत्थर और लकड़ी के बने घर होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे आप, है ना। यहाँ पर देखिए मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी कितनी, लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना। देखिए मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर जो किलोमीटर जो दूरी दे रखी है या फिर जो रेलगाड़ी की का समय दे रखा है वो सभी या तो घंटे में दे रखा है या फिर किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन हमें बताना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले चाल पूछी गई तो चाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, दूरी बटे समय, है ना। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है यहाँ पर 1134 किलोमीटर, किलोमीटर में है ये, है ना। और समय कितना आपका 21 घंटे, हॉर्स 21 हॉर्स है ना। तो 21 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका, आप काटेंगे तो 54 बार कटेगा, 54 है ना। यदि आप काटेंगे देख लेना 54 बार कटेगा। अब 54 क्या आया आपका, ये 54 आपका आया किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, तो 54 का आप क्या करेंगे 5/18 से भाग दे देंगे, जिससे कि आपका ये मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। 18 थी कितना होता 54 और 5 थी कितना होता 15। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा 15 मीटर होगा, है ना। तो 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जरूर देखना है कि पूछा किस में गया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है। इसका आपको अच्छे से ध्यान देना है ना। जैसे ही आप प्रश्न पढ़े तो वो अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। जो एनीमिया रोग होता है ये देखिए फिर से पूछा गया डबल से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम, आयोडीन या फिर लोहा। तो लोहा की कमी से होता है एनीमिया रोग, है ना। और इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जानकारी भी दी थी। शरीर में एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा यहां पर लोहा आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए आपको सही जोड़ी मिलान करना थी। एक तरफ नृत्य है और अगले तरफ यहां पर राज्य है, नृत्य और राज्य।
कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, और कूट में आपको आंसर देना है ना। तो इसको मैं पहले भी आपसे इसको मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। देखिए, चेराव नृत्य, चेराव नृत्य कहां पर किया जाता है, काफी पॉपुलर नृत्य है, इसके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिजोरम का है ना। भांगड़ा कहां का है, तो भांगड़ा आपका पंजाब का है। कथकली कहां का है आपका, तो कथकली आपका केरल का है। और बिहू कहां का है, तो बिहू आपका असम का है। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा कुछ नृत्य हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो घुमर नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये आपका राजस्थान का है। भांगड़ा पंजाब का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। चोंग नागालैंड का है। ओडिसी ओडिशा का है। बिहू असम का है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है, आपका केरल का है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे कि मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। यहां पर मणिपुर का लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है। खंबा थामी नृत्य है, बिहू है, झूमर नृत्य या फिर लावणी नृत्य है। तो मणिपुर का लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था, तो लोक नृत्य कौन सा होगा आपका, खंबा थाबी नृत्य होगा, है ना। थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं, जैसे कि खंबा थाबी नृत्य जरूर नहीं विकल्प में यही पूछा गया हो। रासलीला आपसे पूछा गया हो, मणिपुरी नृत्य, पुंग चोमोल नृत्य, पुंग चोमोल नृत्य, मेबी नृत्य, माइबी नृत्य, खंबा थाबी नृत्य और नूपा नृत्य, ये सभी मणिपुर के पॉपुलर लोक नृत्य है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं विकल्प में खंबा थाबी नृत्य हो, रासलीला भी हो सकता है। बाकी के जो नृत्य है उसके बारे में भी विकल्प में पूछा जा सकता है आगे, है ना। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये फोटो जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते पहले, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ चलते हैं ना। जैसे कि मैंने नृत्य बताए थे, 8 नृत्य बता चुका था मैं। नवा नृत्य आपका गढ़वाली जो कि उत्तराखंड में है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, रासलीला कथकली ये दोनों ही नृत्य उत्तर प्रदेश के, यक्षगान कर्नाटक है, गरबा आपका गुजरात का है। छऊ नृत्य के बारे में पूछा जाता है, और इससे पहले पूछा था तो छत्तीसगढ़ विकल्प में था, साथ में झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है ना। ये चारों राज्य में छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। चेराव नृत्य हमने आपको बताया मिजोरम है। तो ये थोड़ा सा जो पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है पूछा गया है। हाइग्रोमीटर का होता है, हाइड्रोमीटर का होता है, बेरोमीटर का होता है, या फिर वर्षा की जाली या फिर रेन गॉन्ग का होता है। तो रेन गॉन्ग का होता है, जिसे वर्षा की जाली भी कहा जाता है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए वर्षा की जाली है ना, ये सही आंसर होगा आपका। मधुमक्खी के बारे में, देखिए मधुमक्खी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, और 4 विकल्प दिए गए थे, 4 से 5 विकल्प दिए थे, और कूट में आपको आंसर देना था। तो पहला विकल्प है कि पहला विकल्प है आपका कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती है। तो बिल्कुल सही, पहला वाला विकल्प है आपका। यदि मधुमक्खी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती, बिल्कुल सही, एक छत्ते में केवल कुल नर मक्खियां होती, बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। नर मक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती, बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो नर मक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा, है ना। डी वाला देखें, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती, मजदूर मक्खियां होती, बिल्कुल सही है आपका 4th वाला विकल्प। ई विकल्प देख लेते हैं कि नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। जब नर मक्खियां छत्ते के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है तो ये कैसे फूलों का रस एकत्र करेगी। ई वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। सही क्या होगा आपका, ए, बी और डी, लेकिन तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ उपयुक्त रहता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहां पर होता है, क्या कौन सा पेड़ उपयुक्त रहता है इसके लिए, तो लीची का पेड़ उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा विकल्प में बिहार रहता है। बिहार यदि विकल्प में हो तो बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, सही आंसर होगा। बिहार के साथ साथ आपका झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन। साथ में
मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहां पर मधुमक्खी पालन का क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है। साथ में मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यहाँ कॉलोनियां बस्ती में रहती हैं और मधुमक्खी एक छत्ते में लगभग कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है? एक छत्ते से तो 12 किलोग्राम लगभग प्राप्त होता है ना। और मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा उपयुक्त महीना पूछा जाता है तो वो अक्टूबर से दिसंबर होगा। अक्टूबर से दिसंबर याद रखिएगा, ये विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? दक्षिण अमेरिका से क्या आया था? बंद गोभी आया था, टमाटर या फिर भिंडी? इसके बारे में आपको बताना है चारों विकल्पों के माध्यम से। देखिए यहां पर आया था टमाटर। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहां से क्या आया था? आपका टमाटर आया था। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कहां से कौन सी सब्जी आई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत से क्या क्या आया था, मतलब भारत में क्या क्या था पहले से। वो आम था, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली, ये सभी भारत में पहले से मौजूद था, ये कहीं विदेश से नहीं आया है। अब विदेश से आने वाली सब्जी या फिर जो फल होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया था? आपका हरी मिर्च आया था, टमाटर आया था, आलू आया था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। यूरोप से क्या आया था? गोभी और मटर आया था। अफ्रीका से कॉफी का बीज और भिंडी आया था। चीन से आपका सोयाबीन आया था। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कहां से क्या आया था। ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट दे रखा है और सेकंड दे रखा है और एक तरफ पक्षी का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उनका घोंसले के बारे में आपको बताना है कि कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाता है। शकरखोरा, कोयल, कलचिड़ी और दर्जन चिड़ी के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार के ये घोंसले बनाती हैं। तो देखिए जो शकरखोरा है वो किस प्रकार का घर बनाएगा? आपका छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें आपको बाल मिलेंगे, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि मिलेंगे आपको। शकरखोरा इस प्रकार का घर बनाता है। कोयल की हम बात करें तो कोयल तो घोंसला बनाती नहीं है, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें ये अंडे देती हैं। तो बी का आपका हो जाएगा पहला वाला, है ना। कलचिड़ी की हम बात करें तो कलचिड़ी किस प्रकार का घोंसला बनाती है? तो ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टकनियां, जड़ें, बाल, रुई बिछी होती है जो कि कलचिड़ी द्वारा बनाई जाती है। दर्जिंग चिड़िया, दर्जी से आपको पता होना चाहिए कि झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सिकर जो घोंसला बनाया जाता है वो दर्जिंग चिड़िया द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर दर्जिंग चिड़िया का यहाँ पर तीसरा वाला होगा। यदि आप इसको सही जोड़ी मिलान करेंगे तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा? देखिए कुडुक के बारे में पूछा गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड? तो आपको पता होगा कुडुक के बारे में, ये झारखंड की भाषा है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ये बोलचाल की भाषा कहां की है? तो झारखंड की है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व यहां पर आपको बताना है ना। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले जो पर्व होते हैं उसके बारे में आपको बताना। पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी है। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी है। ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु है या फिर ओणम, बिहू, उगादी और बिशु है? कौन सा सही आंसर होगा आपका? तो यहां पर देखिए फसल काटने वाले त्योहारों के बारे में आपको बताना दक्षिण भारत में, तो वो होगा आपका ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर कुछ और त्योहार और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि ओणम जो फसल त्योहार है ये कहाँ का किस राज्य का है त्योहार? तो ये केरल का है। लोकरंग नृत्य त्योहार ये मध्य प्रदेश का है। गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र का है। डोला निकलता है, रथ यात्रा निकलता है, ये उड़ीसा का है। बैसाखी ये भी एक फसल त्योहार है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पंजाब का है। गणगौर राजस्थान का है। पोंगल आपका तमिलनाडु का है। यहाँ पर दुर्गा रामनवमी लिखा हुआ है, रामनवमी आपका उत्तर प्रदेश का है। छठ बिहार का है। यहाँ पर दुर्गा पूजा लिखा हुआ है ना, दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल का है। बिहू जो कि ये फसल त्योहार है ये असम का है। माघी पूर्णिमा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का है। गुना नवमी सर्प पूजा हरियाणा का है। बाहू मेला आपका जम्मू कश्मीर का है। करम त्योहार आपका झारखंड का है। उगाड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। लोसार त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सिग्मो मेल की बात करें तो ये गोवा का है, मेला लिखा हुआ है ना सिग्मा मेला। नवरात्र की बात करें तो ये गुजरात का है। मैसूर दशहरा ये कर्नाटक का है। यशांग की हम बात करें तो ये मणिपुर। लोसार की बात करें तो ये सिक्किम है। खारची पूजा की बात करें तो ये त्रिपुरा है। और खारचर कूट की बात करें तो ये मिजोरम का त्योहार है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी
जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अब कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसके बाद मीथेन है, फिर जलवाष्प है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर फ्लोरीनीकृत गैस है ना। ये चार पांच प्रकार, 1 2 3 4 5 प्रकार की जो गैस है वो वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अब मानव द्वारा निर्मित या फिर जो संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सी है? तो आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, पर क्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है। ये जो 4 प्रकार की गैस है ये आपकी मानव द्वारा निर्मित या फिर संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम आपको बताना है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। वो पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़ी है या फिर बया वीवर पक्षी है। यानी कि जो मादा पक्षी है, जो नर पक्षी है वो अनेक सुंदर घोंसले बनाता है, एक नहीं बनाता, अनेक बनाता है, लेकिन मादा पक्षी को जो घोंसला पसंद आता है सिर्फ वो उसी में अंडे देती, बाकी ऐसे ही उसको बाकी घोंसलों को छोड़ देती है। तो वह पक्षी कौन सा होगा? बया जैसा वीवर पक्षी भी कहा जाता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। और भी जितने भी पक्षी उनके घोंसले उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लगभग मैं आपको 16 प्रकार के जो पक्षी उनके घोंसले के बारे में बताऊंगा, तो आराम से सुनिएगा इत्मीनान से, है ना। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसले जो कि 16 प्रकार के हैं। कौवा जो होता है वो कौवे के घोंसले लोहे के तार लकड़ी के शाखाओं से बने होते हैं और कौवा जो अपना घोंसला है पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है, तो वो आपका कौवा है ना। आगे हम बात करें कोयल की, तो कोयल तो अपना घोंसला बनाती नहीं है, यहाँ अपने अंडे कोये के घोंसले में देती है। गोरैया की हम बात करें तो गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। कबूतर और गोरैया की बात करें दोनों एक जैसी हैं। गोरैया अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार पर। जैसे कि कबूतर की बात करें तो कबूतर भी गोरैया की तरह अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती, जैसे कि पुराने मकानों और खंडरों में कबूतर और गोरैया के घोंसले आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करें बसंत गोरी की। देखिए जो बसंत गोरी है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती है। वो कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है इस प्रकार का? बसंत गोरी, है ना। दर्जिंग की हम बात करें, दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी में अपना अंडा देती है, जैसे दर्जी से सीना नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। शकरखोरा की हम बात करें तो शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल पाए जाते हैं, घास, टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं ना। फाख्ता की हम बात करें तो फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। यह अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। वीवर पक्षी जो कि जिसको जुलाही चिड़िया भी कहते हैं, अभी हाल ही में इसका प्रश्न आया था कि अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो पेड़ों या झाड़ियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है ना। घोंसला लिखा हुआ, घोंसला नहीं, घोंसला लिखा हुआ है ना। सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसको पसंद आता है, सबसे अच्छा लगता है, उसमें वह अंडे देती है। कलचिड़ी की हम बात करें जिसको इंडियन रोविन भी कहा जाता है, यहाँ अपने अंडे पत्थरों के बीच बने घोंसले में देती है। इसका घोंसला घास का बना होता है, इसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछी होती है। इस प्रकार का घोंसला कलचिड़ी इंडियन रोविन का होता है। मैना की हम बात करें तो यहाँ जो मैना है यह झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। मैना वह कौन सा पक्षी जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो वह है आपका मैना। उल्लू की हम बात करें तो पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है और ये अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा लेता है। कितने डिग्री घुमा लेता है? 270 डिग्री तक घुमा लेता है। चील की हम बात करें तो सबसे ऊंचे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाती है, जिसका घोंसला कितने फीट चौड़ा होता है? 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। गिद्ध की हम बात करें तो अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखल में और चट्टानों के दरारों में बनाता है। चील, बाज, गिद्ध ये पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पूछा गया है कि कौन से पक्षी जो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो चील है, बाज है और गिद्ध है। अगला है आपका
कटफोड़वा। जो कटफोड़वा है, यहाँ पक्षी लकड़ी में छेद कर अपना घोंसला बनाता तथा उसमें छुपे कीड़ों को खाता है। इस प्रकार का घोंसला कौन बनाता है? कटफोड़वा बनाता है। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं और कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है यह पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारतीय राज्यों से। तो सेकंड वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम। देखिए यहां पर लक्षण दिए हुए हैं कि एक पक्षी ऐसी जिसकी दम पर पेशा है ना, दुम लिखा हुआ, जिसकी दुम पर पेशा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो वो कौन सा पक्षी है? प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर पूछा गया है ना, पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है ये प्रश्न। शकरखोरा है, विवर पक्षी, मोर है या फिर वसंत गोरी है। तो यहाँ पर सभी को पता है वहां पक्षी कौन सा होगा? मोर होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? यहां पर देखिए वो कौन सा जंतु है जिसमें देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती? बाघ है, डॉल्फिन है, चीले या फिर गिद्ध है। तो सभी को पता होगा विकल्प क्या होगा आपका सही? बाघ होगा, है ना। तो बाघ के विषय में थोड़ी सी जानकारी यहां पर दी गई है, जैसा कि बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो बाघ है, सभी को पता होगा ये तो। और भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां होती, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। और बाघ की जो उम्र होती लगभग वो कितनी होती है? तो वो 26 साल होती है। और बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा करता है? तो वो मूत्र के द्वारा करता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग कितने बाघ रहते हैं? तो 10 से 12 रहते हैं। जैसे कि शेर का जो नेतृत्व है, शेर के समूह का जो नेतृत्व है शेरनी करती, बाघ के हाथी के जो समूह है उसका नेतृत्व हथनी करती है, वैसे ही बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती है? बाघनी करती है। और बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो कितनी उम्र में अपने समूह को छोड़ देते हैं? तो 3 से 4 वर्ष की उम्र में ये अपने समूह को छोड़ देते हैं, है ना। और बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकते हैं, ये पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा। और बाघों की आबादी तेजी से घट रही है, इसका मुख्य कारण यदि आपसे पूछा जाए तो बाघों का अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास का विनाश है। बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा पहला जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा शुरुआत किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट। तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। सन है ना, सन भी पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें कि बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी है ना, कुएं को कहते हैं, सीढ़ीदार कुएं को, तालाब को या फिर पोखर को। तो बावड़ी आपने देखा होगा कि बावड़ी में सीढ़ियां लगी होती हैं, सीढ़ियों के द्वारा आप पानी भरते हैं और वापस सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आ जाते हैं। तो सीढ़ीदार कुएं को ही बावड़ी कहते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे यह पक्षी जो है वो 8 मीटर दूर से भी देख लेता है। तो वह पक्षी का नाम आपको बताना है कौन से हैं? बाघ, कौवा, कबूतर है, बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील या फिर कौवा, चील, बुलबुल है। यहाँ पर विकल्प में पूछा गया कि जो चीजें हम 2 मीटर से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो 8 मीटर से कौन से पक्षी देख सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, बाज, चील और गिद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुजरात का निकटवर्ती राज्य, देखिए कुछ समय पहले हमने जितने भी इंपोर्टेंट राज्य उनके निकटवर्ती राज्य बता दिए थे और कहा भी था आपसे कि आपको जब भी अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको पहले आंसर देना है। तो आपको यहाँ पर पहले आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से। राजस्थान होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन सा सही होगा? गुजरात के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर आंसर दे दीजिए कि सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर देना है आपको 69 का। देखिए यहां पर जो 69 का आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। ये तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर भी आपको पहले देना है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। कौन से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है? सबसे पहले आपको कमेंट से करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मुझे लगता है आपने कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अब आपका प्रश्न आता है 71, है ना। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। यहां पर देखिए तोरांग का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा गया सीधे सीधे कि तोरांग का अर्थ क्या होता है, तो वो होता आपका जंगल होता है ना। तो ये किस राज्य में, मिजोरम में है, झारखंड में, असम में या फिर ओडिशा में, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है ना। तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में आपको बताना है, जैसे कि अभी हमने पड़ोसी राज्य के बारे में जाना और आपके कमेंट से आपने कमेंट से भी किया होगा। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में भी आपको कमेंट से करना है कि सही विकल्प क्या होगा, पहले आपको करना है। राजस्थान है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना मणिपुर है, राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश तमिलनाडु ओडिशा है, या फिर ओडिशा है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको बताना है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है चांगपा जनजाति कहां पर पाई जाती है। देखिए चांगपा जनजाति से 2 से 3 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे, यदि आपको याद हो तो चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है, ठंडे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी क्षेत्र में या फिर रेगिस्तानी इलाकों में। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछा गया था ठंडे रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में, यानी कि लद्दाख में, है ना। यदि यहाँ पर राज्य पूछा जाता तो आपका विकल्प लद्दाख सही होता, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया था, तो ठंडे रेगिस्तान वाले क्षेत्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हम चांगपा जनजाति के बारे में, कहां पर रहती है, तो चांगथांग पहाड़ी जो है उसके जो पठार है, ऊंचा पठार, उस पर रहती है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम दे देते हैं आपको कि पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। कितने इसके मीटर है, ऊंचाई कितनी है, तो 5000 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। याद रखिएगा कहां पर फैला हुआ, लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी ये फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति रहती, कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पर, चांगपा नाम की जनजाति या फिर प्रजाति रहती है, जिसकी कुल आबादी कितनी है, तो कुल आबादी इसकी मात्र कितनी है, 5000 लोग रहते हैं मात्र, याद रखिएगा। और यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा गया है अभी हाल ही में, है ना। जिसमें भेड़ बकरियां रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लेखा कहा जाता है। और जिसमें ये रहते हैं चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और जिसमें भेड़ बकरियों को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो लेखा कहा जाता है। इसके बारे में पूछा गया था हाल ही में, है ना। और यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है ना। और चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है, याद रखिए, चांगथांग जो पहाड़ी है इसमें जो हवा चलती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। और यहाँ पर चांगथांग का मतलब बताया गया है कि चांगथांग का जो मतलब होता है वो ऐसी जगह होती जहां कम लोग रहते, कितने, मात्र 5000 लोग रहते हैं ना। लेखा का मतलब टेंट के पास एक जगह होती जिसमें यहाँ लोग लेखा बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भेड़ बकरियां रहती है उसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। और जहां खुद रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेबो कहते हैं, है ना। रेबो कहते हैं जहां पर ही रहते हैं। और जहां पर भेड़ बकरी रहती है उसे लेखा कहते हैं। और लेखा की दीवारें किससे बनी होती हैं, तो पत्थरों से बनी होती है ना। साथ में हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करते हैं, क्योंकि वहां पर और भी जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो सारे भेड़ बकरियां पालते हैं, तो उस पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह वहां पर अंकित कर देते हैं, जिससे कि औरतें और छोटी बच्चा जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटते समय भी उन्हें दोबारा गिनती हैं। इसलिए ऐसा करती है कि कम तो नहीं हो गई या फिर ज्यादा तो नहीं हो गई, इस वजह से इनको गिना जाता है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं, जिससे बकरी के जो बाल होते हैं वो घने और मुलायम होते हैं, इसलिए ये बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर भी ले जाते हैं। आगे हम बात करें कि चांगपा जनजाति अपने भेड़ों और बकरियों को अंदर रखती है, उसे क्या कहा जाता है ना। तो लेखा कहा जाता है, चांगपा, रेबो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था इससे पहले कि उसको क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है, जहां पर भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। और जहां पर खुद जनजाति चांगपा जनजाति रहती है उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये और सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे पुराना नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। किस राज्य में है ये, तो ये उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। उसका पुराना नाम क्या है, तो हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, है ना, ये इसका पुराना नाम है ना। तो याद रखिएगा पुराना नाम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करें
तो प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है ये भी पूछा गया है। तो आपके सामने विकल्प है सोयाबीन, गेहूं, अंडे, दूध है। चावल, टमाटर, काली मिर्च, दूध है। अंडे, मछली, टमाटर, शतावरी है। काली मिर्च, गेहूं, हरी मटर है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो आपके सोयाबीन में पाई जाती है, गेहूं में, अंडे में और दूध में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत को हटाने वाले पदार्थ निम्नलिखित समझौते को रिक्तिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर वो कौन सा प्रोटोकॉल है उसके बारे में पूछा गया है। बेसन कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रामसर कन्वेंशन है या फिर पार्टियों का सम्मेलन है? तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में आपको बताया था। और विश्व ओजोन दिवस के बारे में बताया था कि ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और विकल्प आपका सही कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। सेकंड वाला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर है, रुपए है, दिरहम या फिर टका है? तो सभी को पता है यहाँ कि जो दिरहम है, ये जो मुद्रा है ये अबू धाबी में प्रचलित है। डॉलर की हम बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। रुपए की हम बात करें तो देखिए रुपए भारत में भी प्रचलित है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, मॉरिशस में है और सेशल्स में है। इन सभी में जो रुपया है वो प्रचलित है। टका की हम बात करें तो बांग्लादेश में प्रचलित है टका। आगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रचलित है? तो यहां पर डॉलर है ना। रुपया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स। टका ये बांग्लादेश का है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम बात करें खेजड़ी के बारे में, है ना। खेजड़ी के बारे में पूछा गया था। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना था, सही आंसर का चयन करना था, आपको कूट में आंसर देना था, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही, रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पाया जाता है। आगे बात करें तो इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती, तो सही बात है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार जो जल संचित करता है वो रेगिस्तानी ओक है। क्या है? रेगिस्तानी ओक है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसके लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है। ई विकल्प है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती। देखिए बहुत कम पत्तियां ओक में होती है। किसमें? ओक में। खेजड़ी में नहीं होती, खेजड़ी में पत्तियां अधिक होती हैं। तो आपका जो ई वाला विकल्प है ये भी गलत होगा। सही क्या होगा आपका यहाँ पर? ए, बी और डी। ए, बी, डी कहां पर है? आपके पहले वाले विकल्प में, और यही सही होगा, है ना। खेजड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रीय पौधा है ना, बहुत बड़ी बहुत विशाल रूप भी होता है खेजड़ी का, यानी कि इससे बड़ा भी होता है। तो खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में जो वहां पर स्थानीय बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं ना। और राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। पूछा जाए कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो खेजड़ी है। और खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहां पर? थार रेगिस्तान में पाया जाता है। और खेजड़ी की जड़ें गहरी होती है और कम पानी में भी ये रह सकती है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। साथ में खेजड़ी की छाल का जो प्रयोग है वो दवा या फिर औषधि बनाने में किया जाता है। और खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपोर्टेंट है, विकल्प में दिए जाते हैं। सही और गलत का चयन आपको करना होता है। तो आपको खेजड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। हाथी के बारे में जान लेते। देखिए हाथी के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, आज भी पूछा गया था 24 दिसंबर को, है ना। तो हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि एक झुंड, पहला विकल्प है आपका कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियों और बच्चे होते। तो 20 से 25 नहीं होते हैं, मात्र 10 से 12 होते। कितने होते हैं? 10 से 12। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते। तो 4 से 5 वर्ष तक नहीं रहते हैं, ये रहते हैं आपके 14 से 15 वर्ष। 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद ये समूह को छोड़ देते हैं। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम के से अधिक पत्ते व झाड़ियां खा लेता। बिल्कुल सही है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती, वही नेतृत्व करती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सी और डी, है ना, सी और डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सी डी किस में है? आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा हाथी के बारे में जान लेते हैं। जो हाथी होता है वो स्थलमंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। हाथी की जो आयु होती है लगभग वो 70 साल होती है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। इसका दिमाग बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम पत्तियां, छाल या घास फूस खा लेता है और यहाँ शाकाहारी होता है। और गर्मी से बचने के लिए
ये जो हाथी है वो कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में आपको बताया था। साथ में हाथी का जो गर्भकाल है वो सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य पशु हैं ये तीनों राज्य का। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मधुमक्खियां से डरता है हाथी, और हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है। और हाथी एक दूसरे के चिंगाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। साथ में भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून मौजूद होते हैं। और साथ में विश्व हाथी दिवस के बारे में पूछे कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारी जानकारी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दी थी, है ना। आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में। तो इसका आंसर आपको पहले देना है, मैं जैसे विकल्प पढ़ूं उसी दौरान आपको आंसर दे देना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके सही आंसर होंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तीनों राज्य तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता आपको यहां पर बताना है। पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें होती है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ के तनों से तिरछी बनी लकड़ी की छतें नहीं होती, तिरछी छतें नहीं होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही है। निचली मंजिल में इसमें कोई खिड़की नहीं होती। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार होती, बिल्कुल सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, तो लकड़ी के फर्श होते हैं। बी, सी और डी आपका बिल्कुल सही होगा। बी, सी, डी कहां पर है आपके 4th वाले विकल्प में, और यही सही है। थोड़े से इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जैसे लेह और लद्दाख के जो घर होते हैं वो 2 मंजिल होते हैं, है ना। भूतल में खिड़कियां नहीं होती, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। और भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है लेह और लद्दाख में। साथ में ये घर पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। साथ में इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई होती है, जैसा कि विकल्प में आपको बताया गया था। और एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी जानकारी लेह और लद्दाख के घर के बारे में है, आपको पता होनी चाहिए। सीसीई का पूर्ण रूप, यहां पर देखिए सीसीई का पूरा नाम क्या है पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन इसका पूरा नाम है। यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। देखिए मच्छरों से फैलने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। क्या मलेरिया है, निमोनिया है, डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है। विकल्प आपके यहाँ पर कूट में दे रखे हैं और आंसर आपको कूट में ही देना है। देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों ही रोग जो है मच्छरों से फैलने के से होता है, निमोनिया नहीं होता है। तो यहाँ पर ACD यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, हमारे देश में योग दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन विश्व की योग राजधानी, यहाँ पर योग राजधानी के बाद में सीधा सीधा योग राजधानी के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। रानीखेत है, ऊटी है, ऋषिकेश है या फिर गंगटोक है। तो यहाँ पर देखिए विश्व की योग राजधानी कौन सी होगी आपकी, ऋषिकेश होगी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। और ऋषिकेश कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं, यहाँ पर देखिए जड़ कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। क्या मूली, शकरकंदी, टेपियोका या फिर आलू। तो जड़ कौन सा नहीं है, तो वो आपका आलू होगा, है ना। आलू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं वो लिखा हुआ है, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके ज्यादा भाग खाए जाते हैं। तो जड़ कौन कौन सी है, तो मूली, गाजर, चुकंदर ये सभी जड़ है। आलू, प्याज, अदरक ये सभी तना है। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता ये सभी पत्ता है, पत्ते के अंतर्गत आती है। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सलजम, सहजन, केला, कचनार, फली, मटर ये सभी क्या है, तो ये सभी बीज है ना। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके ज्यादातर भाग खाए जाते हैं ना, एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं। जैसे कि जड़ और पत्ते, आप मूली की जड़ भी खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। केला, सीताफल के फूल और फल खाते हैं। चना, मेथी, सरसों के आप बीज भी खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। लहसुन और प्याज के आप तना भी खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। लहसुन से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आगे हम उस विषय में बात करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका विभिन्न सब्जियां दिखा रही है, उसने लहसुन का कौन सा भाग दिखाया है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था बल्ब, जड़, तना या फिर बीज। तो थोड़ी देर पहले इसके पहले आपको बताया था कि लहसुन क्या है, एक तना है ना, तना भाग दिखाया था, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश का सही समूह कौन सा है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का सही समूह को आपको चुनना था। जम्मू और मिजोरम है, पंजाब और चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ और पुडुचेरी है, या फिर केरल और लद्दाख है। तो सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर चंडीगढ़ और पुडुचेरी है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी कौन सी। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी के बारे में पूछा गया है। नौसारी है, कलमकारी है, नौवारी है, या फिर घर चोला है। तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक साड़ी होगी वो कौन सी होगी, आपकी नौवारी होगी है। याद रखिएगा नौवारी जो साड़ी होती है, इस प्रकार की साड़ी 9 गज लंबी साड़ी होती है जिसे नौवारी साड़ी कहा जाता है। तो ये कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है ना। आगे हम बात करें कि किसको कपड़े में छानकर प्राप्त कर सकते हैं। दूध और नमक को, हल्दी और तेल को, नमक और चीनी को, या फिर चौक पाउडर और हल्दी को। तो यहाँ पर चौक पाउडर और हल्दी को हम छानकर प्राप्त कर सकते हैं कपड़े में, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। शास्त्रीय भाषा कितनी प्रकार की है अभी फिलहाल में, वर्तमान में, तो 6 प्रकार की है। अब 6 प्रकार में से कौन सी नहीं है, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत या फिर हिंदी। तो हिंदी नहीं, याद रखिएगा हिंदी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी 6 प्रकार कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, ओडिया है, मलयालम है और कन्नड़ है। ये 6 प्रकार के जो भाषा है ये क्या है, तो ये आपकी शास्त्रीय भाषा है ना। और 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में। चलिए अगला प्रश्न है दूध को कैसे पास्त्रीकृत किया जाता है ना, ये पूछा गया था। अब विकल्प किस प्रकार के थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे अनुसार ये 4 विकल्प रखे गए हैं। दूध को कैसे पास्त्रीकृत किया जाता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं आंसर बताऊंगा। इसको किया जाता है 15 सेकंड के लिए 71 डिग्री सेल्सियस पर, या 32 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। जैसे 15 सेकंड के लिए 71 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 32 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दूध को पास्त्रीकृत किया जाता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था सनबर्ड है, फाख्ता है, कबूतर है, या फिर कौवा है। सही आंसर होगा आपका फाख्ता, है ना। जो फाख्ता पक्षी है वो कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सरल सा प्रश्न है, सभी को आंसर पता है। चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर मेंडल है, जॉर्ज मिस्ट्रल है, या फिर रोनाल्ड रास है। राइट आंसर आपका 94 का होगा, रोनाल्ड रास, है ना। कौन है वो, रोनाल्ड रास है। फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है मध्य समुद्र तल के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी। यहां पर देखिए मध्य समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी। 9,848 मीटर है, 8,848 मीटर है, 10,210 मीटर है, या फिर 7,744 मीटर है। तो सही आंसर क्या होगा आपका 8,848 मीटर। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। कभी कभी यहाँ पर 8,850 विकल्प भी दे देते हैं, तो ये विकल्प भी आपका सही होगा। यदि विकल्प 8,848 मीटर ना हो तो आपको 8,850 मीटर लगाना है। चलिए कुछ जानकारी माउंट एवरेस्ट से संबंधित आपको दे देते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो वो 8,848 मीटर है। नेपाली नाम क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माता कहा जाता है। और तिब्बती नाम क्या है, तो इसका तिब्बती नाम है चोमो लुंगमा, ये तिब्बती नाम है ना। आगे हम बात करें, साथ में यदि आपसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछे तो वो एडमंड हिलेरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे थे। कब चढ़े थे, तो ये 29 मई 1953 को। यदि पहली महिला के बारे में पूछे तो वो आपकी जुंगो दोबई है। कब चढ़ी थी ये, तो 16 मई 1975 को, है ना। ये जापानी थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछे तो वो अवतार सिंह चीमा थे। कब चढ़े थे, 20 मई 1965 को। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये कौमी रीटा के नाम में कितनी बार चढ़ी है, तो 25 बार चढ़ी है। और पूना मालवत ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। कौन है, पूना मालवत। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए बछेंद्री पाल के बारे में पूछा गया था कि बछेंद्री पाल ने किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 1984, 1985, 1986 या फिर 1987। बछेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1984।
है ना, 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इनको देख सकते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। और बछेंद्री पाल का यदि जन्म की बात करें तो 24 मई 1954 को उत्तर भारतीय राज्य में कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में नकुरी गांव में हुआ था। और बछेंद्री पाल बचपन में 12 वर्ष की उम्र में लगभग 4000 मीटर ऊंची चोटी पर यह चढ़ गई थी। कब? 12 वर्ष की उम्र में। और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम रखा था, यानी कि कितने मीटर पर चढ़ी थी? 8848 मीटर ऊंची चोटी पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा त्योहार है जिसमें महिला छत पर जाकर चांद को देखती है? सभी को पता है करवा चौथ है, इस पर जो महिला है वो छत पर जाकर चांद को देखती है। अगला प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा 4 में भारतीय नौसेना में रक्षा अधिकारी वाहिदा प्रिज्म किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए वाहिदा प्रिज्म के बारे में पूछा गया है, किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से या फिर असम से? तो सभी को पता है इसके बारे में, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि जो वहीदा प्रिज्म खान है, ये खान है ना, और इनका जन्म के बारे में पूछे तो 10 सितंबर 1972 में इनका जन्म हुआ था। ये एक भारतीय नौसेना सर्जन है। 2006 में सशस्त्र बल की वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। कौन? वाहिदा प्रिज्म, है ना। और वाहिदा थन्ना मंडी नामक एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले, है ना, जिले का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा जिला? राजौरी जिले से ये संबंधित थी। और उन्हें गर्ल गाइड कहा जाता था। किसे? वाहिदा प्रिज्म को। और वाहिदा को उनके पिता ने प्रिज्म नाम दिया था। प्रिज्म नाम किसने दिया था? वाहिदा के पिता के द्वारा दिया गया था। आगे हम बात करें कि इनमें से किस परिस्थिति वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? यहां पर देखिए जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी वो कब होगी, ये आपको बताना है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी जब होगी। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है। तो यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा जब सतह क्षेत्र तापमान दोनों घटता है ना, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है, तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी होगी। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और 24 तारीख, आज की तारीख को भी ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। सभी को पता होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। यह विश्व जल दिवस का उद्देश्य है। आगे हम बात करें कि ओखली में बाजरा का कौन सा भाग कूटा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि बाजरा का कौन सा भाग कूटा जाता है, पुष्प, पत्ती, तना या फिर बाली। तो कौन सा भाग कूटा जाता है? बाली कूटा जाता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहां पर देखिए विकल्प आपको 4 नहीं मिलेंगे, आपको यहां पर सीधे सीधे उत्तर मिलेंगे 102 से। यदि हम भारत की राजधानी दिल्ली को बीच में रखते हैं तो लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी, ये पूछा गया था। देखिए यहां पर लखनऊ की जो दिशा होगी, चंडीगढ़ की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होगी, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ की जो दिशा होगी वो पूर्व दक्षिण होगी। यदि दोनों विकल्प में आपने टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सभी को पता है बरगद है। मध्य प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष राजस्थान और उत्तराखंड कौन सी दिशा में, ये पूछा गया था। तो राजस्थान जो है वो आपका उत्तर पश्चिम में होगा और जो उत्तराखंड है वो आपका उत्तर पूर्व में होगा। दिल्ली से जयपुर और देहरादून किस दिशा में स्थित है? दिल्ली से पूछा गया है। तो दिल्ली से जो जयपुर और देहरादून है ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। घटपर्णी पौधा कीट पतंगों का शिकार क्यों करता है? घटपर्णी पौधा कीट पतंगों का शिकार क्यों करता है, यह पूछा गया था। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या फिर पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए घटपर्णी पौधा कीट पतंगों का शिकार करता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आज 24 तारीख को भी यह प्रश्न पूछा गया था। विकल्प में पोषक तत्व था और पोषक तत्व आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दिल्ली से मुंबई आने के लिए किस किस राज्य से होकर आना पड़ेगा, यह फिर से पूछा गया है। तो 5 राज्य से होकर आना पड़ेगा, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। कर्नाटक और केरल का समुद्री तट पूछा गया था। तो केरल का जो समुद्री तट है वो कोवलम और वर्कला है, और यहां पर कर्नाटक
का जो समुद्री तट है वो भटकाल समुद्री तट है, देवबाल तट है और करवाल समुद्री तट है। अब इनमें से विकल्प में कौन सा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये मेरे अनुसार मेरे द्वारा रखे गए हैं समुद्री तट, है ना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले का मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी पर दर्शाया गया है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है, हल मैंने आपको करवाना बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर संख्या दी हुई है 110 मीटर और 14.2, इसका हमें गुणा कर देना है 110 मीटर इंटू 14.2। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1562। कितना आएगा 1562 सॉरी, यह आएगा आपका मीटर में। किसमें आएगा मीटर में, और यहाँ पर उत्तर किस में दे रखा किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं। तो 1562 में हम 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो है तो 3 जीरो बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1.562 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है। तो सोयाबीन में, गेहूं में, मूंगफली, हरी मटर, पालक, दूध, अंडे, मछली, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। खेजड़ी का नाम किसके द्वारा पड़ा, यह पूछा गया था। तो वहां लोग रहते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा। और ये खेजड़ी जो गांव है ये किस राज्य में आता है तो ये राजस्थान में आता है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। खेजड़ली या फिर जो खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले का एक गांव है। कहाँ का है, जोधपुर जिले का एक गांव है जो कि राजस्थान राज्य का है। और शहर का नाम खेजड़ी के पेड़ों से लिया गया है, जो कभी गांव में प्रचुर मात्रा में था, अब नहीं है, लेकिन पहले गांव में प्रचुर मात्रा में खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली रखा गया। अगला प्रश्न, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं आती है, ये क्या कहलाती है। तो यदि नीता आंध्र प्रदेश जाएगी तो 2 साड़ियां यदि खरीदती है तो पोचमपल्ली होगी या कलमकारी होगी। आपका पोचमपल्ली और कलमकारी बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो वर्ली नामक जो स्थान है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास की। अब जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो बाल विकास के मिलेंगे, है ना। तो बाल विकास में पहला प्रश्न पूछा गया था, आपको सही जोड़ी मिलान करना था। यहाँ पर आपको शेषावस्था, मध्य बचपन, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है उसका मिलान करके कूट में आंसर देना था। तो शेषावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष, है ना। इसके बारे में तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले का आपका आएगा, पहले नंबर का आएगा आपका चौथे नंबर का, है ना। मध्य बचपन की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, तो मध्य बचपन की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 होती है। तो दूसरे नंबर पर आपका आ गया पहले नंबर का। तीसरा नंबर है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि पियाजे द्वारा दी गई है। आपको पता होगा 4 अवस्थाओं के बारे में। तो इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो अवधि होती है वो आपकी 11 से जो आगे तक की अवस्था होती है वो इसकी अवधि होती है। तो तीसरे नंबर पर आपका तीसरा हो गया। चौथे नंबर की हम बात करें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, यानी कि आपका चौथे का हो गया दूसरा, है ना। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 यहाँ पर फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुलाबी रंग लड़कियों के साथ और नीला रंग लड़कों के साथ नियमित रूप से दर्शाता है। यहाँ पर सिर्फ उत्तर में आपको बताऊंगा, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, लिंग रूढ़िवादिता होगा, है ना। एक बच्चा यूट्यूब से देखकर पेंटिंग सीख रहा है, तो ये कौन सी, ये क्या है ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये अवलोकन के अंतर्गत आता है ना। एक बच्चा यूट्यूब से देखकर पेंटिंग सीख रहा है, तो ये एक अवलोकन है ना। तो अवलोकन आपका सही आंसर होगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था यहाँ पर पूछी गई, अवस्था कितनी है, 6 है ना। और 6 अवस्थाओं को कितने स्तर में बांटा गया, तो 3 स्तर में, है ना। हर एक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर स्तर पूछे तो वो 3 है और अवस्थाएं पूछे तो कितनी है, 6 है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे ZPD भी कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया, तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये दिया गया था ZPD का सिद्धांत। आगे हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पहचान संकट किस अवस्था में होती है, पहचान संकट किस अवस्था में होती है, तो ये किशोरावस्था में होती है।
नेत्रहीन बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो ब्रेल लिपि होता है नेत्रहीन बच्चों के लिए। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वहां किस स्टेज में होता है, वहां कौन सा स्तर होता है? कार्यात्मक स्थिरता होती है ना। कार्यात्मक स्थिरता यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो विकल्प में पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हैं। अगर किसी बालक को सामाजिक संप्रेषण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसमें कौन सा वैफल्य होगा? कौन सा वैफल्य होगा? तो वो स्वलीनता होगी। क्या होगी? स्वलीनता होगी। नई शिक्षा नीति की संरचना के बारे में पूछा गया था और काफी बार पूछा गया है, तो आपको सभी को पता होगा 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति की संरचना है और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगी। पाठ्य योजना कब बनती है? तो पाठ्य योजना टीचिंग से पहले बनती है, पढ़ाने से पहले बनती है। शिक्षक ने पाया कि एक बच्चा उस भाषा को समझने में विफल रहता है जिससे वहां पीड़ित हो सकता है। तो ये किससे पीड़ित हो सकता है? तो ये डिस्फेजिया से पीड़ित हो सकता है। किससे? डिस्फेजिया से, क्योंकि बच्चा भाषा को समझने में विफल हो रहा है। तो डिस्फेजिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो वो है 2 वर्ष। यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा, 2 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा भाषा सीखना है? तो यह है वाइगोत्स्की के द्वारा, है ना। वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं। चलिए, जैसा कि बताया था टोटल 130 प्रश्न थे। टोटल कितने प्रश्न हैं? ये 127 प्रश्न है ना। जो आपके अभी तक जो प्रश्न पूछे गए थे 28 दिसंबर से 24 जनवरी 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हम, जिसमें पर्यावरण, ईवीएस और सीडीपी दोनों के प्रश्न हमने आपको बताए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।